नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में हम बात करने वाले हैं भाजपा के 20 मनोहर वादे। दरअसल ये मनोहर वादे हुए हैं हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया, और ये 2100 रुपए की राशि कांग्रेस के कल जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें शामिल हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस की फ्री सुविधा होगी। चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 20 संकल्प रखे हैं। हरियाणा के विकास को नॉन स्टॉप रखने के लिए सिग्नल आपको डाउन करना है। वह किसका करना है, ये आपको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में, जिसमें महिलाओं को लाडो योजना के तहत जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में योजनाओं के अलग अलग नाम होते हैं, तो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने की बात कही है। और आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों के निर्माण की बात कही है, और हर शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मतलब जिसे हम एमएसपी कहते हैं, 24 फसलों की खरीदी की बात कही है। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी की बात कही है। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड की बात कही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर देने की बात कही है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के, जैसे मैंने उल्लेख किया कि इस तरह से 20 घोषणाएं की गई। यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, हरियाणा सरकार की वर्तमान में जो राज्य सरकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना भी लेती है, तो इन सब घोषणाओं को पूरा कैसे कर पाएंगे, और ये घोषणाएं मतदाता के मन पर कितना असर कर पाएंगी। क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणाएं ये मतदाता के मन पर क्या असर डालने वाली हैं, और ये इन घोषणाओं को पूरा कैसे करेंगे। फ्री वीज का ये बढ़ावा चुनाव में कितना असर डालने वाला है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं। मंजुला उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, सबसे पहले आना चाहूँगा विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास। हरियाणा में आपकी पार्टी ने 20 वादे किए हैं, संकल्प पत्र जारी किया है। ये 20 मनोहर वादे हैं, जिन्हें मनोहर वादे का नाम दिया जा रहा है। ये जो 20 योजनाएं हैं, ये इसके लिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि वह जब चुनाव होंगे तब इन योजनाओं को शुरुआत की जाती थी। वहाँ के युवाओं को, महिलाओं को पहले भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता था। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए सूरज जी, जब हमने वहां सत्ता संभाली तो प्रदेश भाई भतीजावाद, नौकरियों में धांधली, इसके लिए बदनाम था। जी। जमीन घोटाले, तमाम ऐसी कहानियां वहां थी। उन स्थितियों में खट्टर जी वहां के मुख्यमंत्री बने। हम्म। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भर्ती को साफ कर दी, जी। परीक्षा बोर्डों की शिक्षा बहाल करनी, हम्म। और आम लोग उसमें अवसर पा सके, नौकरी पा सके, उनके मन में सिस्टम का विश्वास जग सके। जी। हमारे सामने सबसे पहले सरकार में यही चुनौती थी, हाँ। और हमने उस चुनौती पे काम किया। इसीलिए दोबारा हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में। जी। ठीक है, हमारी गठबंधन सरकार बनी, लेकिन जनता ने हमें मैंडेट दिया तभी बनी। हाँ। और 10 साल के कार्यकाल के बाद जब हमने हरियाणा को अच्छी स्थिति में कर दिया है, जी। हमने जो सत्ता संभाली थी तो हरियाणा भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था। हाँ। महिला पुरुष का लिंग अनुपात गड़बड़ था। हम्म।
मोदी जी के नारे के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ हरियाणा में भी अनुपात सुधरा है। हम्म आज जो बेटियां हमारे कार्यकाल में पैदा हुई, 8 साल 9 साल 10 साल की हुई, हम्म हमारी जिम्मेदारी है हम्म कि वो बेटियां स्वावलंबी बने। हम्म उसके लिए हम लाडो लक्ष्मी योजना ला रहे हैं। हम्म बेटियां पढ़ सकें, आगे की पढ़ाई कर सके, उनको ठीक है। स्कूटी की हाँ व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये हम अब पैदा होने वाली बच्ची को तो स्कूटी नहीं दे सकते थे ना। हाँ। तो जब बच्ची से लायक होगी तभी तो ये लायक होंगे। नहीं तो बच्चियां तो इसी तरीके जो से अभी बड़ी हुई हैं पहले भी तो बड़ी रही होंगी, और मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चियां अभी ही उस योग्य हुई हैं पहले भी तो उस आयु अवस्था में रही होंगी जो कॉलेज पढ़ रही होंगी। हमने कहा ना कि जी पहले जो हमने प्रदेश को संभाला था, जी। हर समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं होती। 10 हम्म साल की सुशासन के बाद आज हरियाणा की आर्थिक स्थिति जी। पहले से अच्छी हुई है। हम्म हरियाणा सरकार अपनी दम की योजनाओं को चलाने की स्थिति में हम्म है और हम इन योजनाओं के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के जनादेश में जनता के दरवाजे जा रहे हैं हाँ। और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद चलिए, ये होगा। सारी हमारी 20 वचन योजनाएं जो हैं, बहुमत 20 से वादे आप बात पूरा करेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है तो? बिल्कुल ये हमारे लिए संकल्प पत्र है। नहीं, और इसमें उसको इसमें ये बात तो नहीं आएगी, संकल्प इसमें ये बात समिति तो नहीं के आएगी जो कहीं पर श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है कि इसमें ये बात तो नहीं आएगी कि प्रदेश की आर्थिक अवस्था अभी ऐसी है कि ऋण लेना पड़ रहा है, चाहे बात करें विश्व बैंक से या फिर बात करें आरबीआई से, तो इन योजनाओं को बाद में शुरू करेंगे, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आने वाली है ना? देखिए सूरज जी, जी। इस संकल्प समिति के जो संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ जी, हाँ मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मेरा जो रहना है मैं कर चुका हूँ। किसान मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जी। और लंबा उनका किसानों के साथ काम करने का अनुभव है। हाँ कृषि मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार के पहले रिज्यूम में वहां पर, जी। और उन्होंने इसको संकल्प पत्र को तैयार किया हम्म और हम पूरे हुकूमत के साथ इस संकल्प पत्र को लाए हैं। हम्म इन 20 सूत्री संकल्प पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार काम करे जी। और अच्छे से काम करे। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ। आपने कहा कि ये जो 20 संकल्प दिए गए हैं, 20 वादे किए गए हैं, ये पूरे किए जाएंगे। अभिमन्यु त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब आपका घोषणा पत्र जारी हो गया उसके एक दिन बाद महिलाओं को 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा करके दे दिए हैं। आपने जितनी राशि की घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने उस राशि से 100 रुपये और ज़्यादा बढ़ा के दे दी गई। आपको लगता है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा, महिलाओं के मन पर, महिला मतदाताओं पर असर डालने वाला है ये? सूरज जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जी जय हिंद, वंदे मातरम। जी। देखिए सूरज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करने में बड़ा फर्क है। हाँ। ये चुनाव में वादा करते हैं, बाद में कह देते हैं तो जुमला था। हम्म ये खातों में 15 लाख रुपए भेज रहे थे, हम्म बाद में जुमला कह दिया। 35 रुपए पेट्रोल देने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा था। हम्म अब 20 करोड़ रोजगार मिलता देश भर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में किसान बैठा था, उस हम्म पर पैलेट गन से गोली चलाई गई, हम्म कीलें ठोक दी गई, उनको आतंकवादी खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, और आज उन किसानों के घर पर जा रहे वोट मांगने। हाँ। और खुद हमारे जो भाजपा के साथी बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, हम्म वो कह रहे हैं कि वो किसान मोर्चा है, हम्म लेकिन किसानों के हित के लिए क्या काम किए भाजपा ने? हाँ। कांग्रेस पार्टी ने 60 वादे किए और जी। हम कह रहे आ हैं रहा हूँ श्रीवास्तव जी आपके पास। जी। टंके की चोट पर कह रहे हैं उनको पूरा करेंगे, हम्म लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला लेकर आती है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, जी, विवेक श्रीवास्तव जी हर आपके पास आ महिला रहा हूँ। को हम 2000 रुपए महीना हाँ। देंगे, हम्म 6000 रुपए की पेंशन देंगे। हाँ जैसी सरकार आएगी हाँ 2 लाख पक्की नौकरियों की भर्ती चालू करेंगे, 100 गज का प्लॉट देंगे गरीब गुरबा को, ठीक है। एमएसपी लागू करेंगे। तो इस तरीके के जो 60 वादे हैं उसको हम पूरा करेंगे। ठीक लेकिन है। भाजपा से जनता तंग आ चुकी है। 10 साल के राज में उन्होंने अभिमन्यु जी, देखा है कि मेरे एक जनता को प्रश्न का उत्तर दे सुना दीजिएगा अभिमन्यु त्यागी जी, कि जैसे कि यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप सरकार में आते हैं तो आपके पास एक एक्सक्यूज हो सकता है कि प्रदेश पहले से ही कर्ज में है, अब जो घोषणाएं की थी उनको हम बाद में लागू करेंगे, ये एक्सक्यूज तो नहीं देंगे आप सरकार में आने के बाद? देखिए सूरज जी, ये जी। सब बातें, ये जुमलेबाजी ये भाजपा ही कर सकती है। ओके। कांग्रेस पार्टी अगर जुमलेबाज होती इनकी तरह, हाँ। तो जनता ने इतनी ना पसंद करते। हाँ। हम लोगों को एक जिम्मेदारी है, ठीक क्योंकि है। आजादी के आंदोलन से लेकर हम आज तक जनता के बीच में हैं। जी। तब अंग्रेजों के खिलाफ थे, हाँ। और आज उन चंद पूंजीपतियों के खिलाफ है जिसको भारतीय जनता पार्टी लाभ दे रही है। जनता का चलिए। पैसा ले लेकर वो बाहर विदेश ठीक भाग है। गए हैं और देश का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है त्यागी जी, वापस आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी और मेहमान हमारे साथ हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखें। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए सूरज जी, मैं
जो कांग्रेस के मित्र को सुन रहा है। जी। देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना हमारी मध्य प्रदेश में हमने शुरुआत की। हाँ। इस योजना का तो कांग्रेस से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। हम्म। दूसरा, जिन्होंने किसानों की बात, कहीं किसानों आंदोलन में कहीं गोली नहीं चली, कहीं कोई लाठी चार्ज। हम्म। और ये जो कहते हैं किसानों के लिए हम करेंगे, हम्म। ये करेंगे क्या? हिमाचल की तरह डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ाएंगे, कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे, हाँ। और बाद में कहेंगे अब धान की खेती करें। जी ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस जो कह रही है वो कैसे पूरा कर पाएगी, और प्रखर श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूँ। घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया है, घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है, इन पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, प्रखर श्रीवास्तव जी। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। सूरज जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट होकर बताना चाहता हूँ, मैंने इनका नाम रखा है भारतीय जनता पार्टी का भारतीय झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। ये दो नाम से मैं इनको संबोधित करता हूँ। और भारतीय झुट्टा पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी इसलिए इनका नाम है क्योंकि इन्होंने देश से वादा करा था 15 लाख रुपए का, जो कि सरासर झूठ था। जब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा अरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये जुमला दे दिया था, ये तो एक जुमला था। कोई 15 लाख रुपए किसी खाते में थोड़ी ना आ सकते हैं। 2 लाख नौकरी के लिए जब हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था ये भी एक तरीके का जुमला है। खैर सूरज जी, मैं ज्यादा दूर नहीं की बात करूंगा, मैं बात करूंगा महज 350 किलोमीटर दूर। सूरज जी, राजस्थान पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जुमला पार्टी ने एक और वादा करा था। हाँ। कहा था सिलेंडर के दाम हम 450 रुपए कर देंगे। हाँ। जब पार्लियामेंट के अंदर उनसे पूछा गया कि आपने 450 रुपए का वादा करा है, हाँ। तो कहा कि जी ऐसे कोई तो वादा नहीं। और ये मत कहिएगा सूरज जी, ये आप कैसे कह रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं लेके बैठा हुआ हूँ जी। ये दैनिक भास्कर की है। केंद्र सरकार का 450 में सिलेंडर देने से इनकार। हाँ। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा। ठीक है। केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। ठीक है। ये है सूरज जी इनकी हाँ। बेशर्मी की पराकाष्ठा। ये इस प्रकार। हाँ। देखिए, मैं आपको सूरज जी, आपके दर्शकों का ध्यान में और आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। हाँ। मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। हाँ। कहाँ चला गया सूरज जी? आज इनका चरित्र कहाँ चला गया? आज क्यों इनको काम की राजनीति पे बात करनी पड़ गई? क्यों 2100 रुपए कम ये महिलाओं को दे रहे हैं पैसे? हाँ। ट्रैक हमने बदला ना। हाँ। हमने अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? हम राजनीति करने नहीं बदलने आए थे। हाँ। तो हमने कर दी। हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी लोग भाजपा है क्या कहते थे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे। आज 2100 रुपए में कह रहे हैं महिलाओं को देंगे। हाँ। हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हाँ। तो ये देखिए, ये झूठे लोग हैं। श्रीवास्तव जी आ रहा हूँ। देश हाँ। हरियाणा के लोग भूले नहीं है। हाँ। किस तरीके से किसानों का अपमान हुआ था। शहीद किसानों को इन लोगों ने आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पे श्रीवास्तव जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र बात कही, कांग्रेस के साथ आप वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मिलकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, मैं बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो हरियाणा सरकार में सबसे पहले, कांग्रेस से पहले, भाजपा से पहले, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आया था। हाँ। हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल साफ है। 24 घंटे बिजली, वो भी मुफ्त बिजली। दूसरा हमारा था फ्री इलाज हर मोहल्ले में। ठीक है हर जी। मोहल्ले विवेक में श्रीवास्तव जी और मेहमान हैं, आपके पास वापस आ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, प्रखर जी अपनी बात पूरी करें। और जी प्लीज मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ, बीच में मत कहें। देखिए, आम आदमी पार्टी से पहले मैनिफेस्टो जारी करा। हाँ। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली। हाँ। फ्री इलाज हर मोहल्ले में, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ हाँ। पे सारी जांचें मुफ्त। ठीक है। हर महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। हाँ। हर सरकारी स्कूल को जैसे दिल्ली के तर्ज पे, पंजाब के तर्ज में बनाए, उस तरीके से बनाकर मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देना। देखिए, हमारी गारंटी जो है माननीय अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी गई गारंटी को हरियाणा की जनता पे उसका ठीक है। प्रखर जी एक छोटा सा सवाल, यदि आम आदमी पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, निश्चित तौर पे सूरज जी, ये यहाँ पे बैठ के मैं कोई नहीं होता हूँ इसको तय करने वाला। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल है और हमारे पार्टी में बड़े वरिष्ठ नेता है। जैसा समीकरण बनेगा, जो मतलब अभी तय नहीं है ना? मतलब अभी तय नहीं है ना?
देखिए मैं आपको सूरज जी जी मैं बिल्कुल जी निश्चित होकर बिल्कुल बताना चाहता हूँ। जी देखिए बात सुनिए, जी हमारे यहाँ जी विवेक श्रीवास्तव जी। छोटा से छोटा हाँ कार्यकर्ता, जी हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हाँ अपने में अरविंद केजरीवाल, आज आपने देखा आतिशी जी जी एक बार पहली बार में विधायक बनी, हाँ पहली बार में वो कैबिनेट मंत्री बनी और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ठीक है। हमारे यहाँ ये सब नहीं है बच्चे, ये सब भाजपाओं में होता होगा, चलिए ठीक हमारे है। यहाँ नहीं है। नहीं हमारे यहाँ सबको बराबर का सम्मान दिया भाजपा जाता है। में भी होता है। भजन लाल जो है पहली बार विधायक बने थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी ये हुआ। विवेक श्रीवास्तव जी और मेहमान है, उनके पास एक बार हूँ फिर वापस आपके पास देखिए आता हूँ। वो फरमान दिल्ली से जारी चलिए होता है ठीक है लोगों ठीक का, है ठीक है ठीक हमारा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी आग्रह कर रहा हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके टर्न पर आऊंगा क्योंकि और मेहमान हमारे साथ हैं। मंजुला उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी। बात हो रही है फ्रीबीज देने की। आम आदमी पार्टी ने कहा 1000 देंगे, कांग्रेस ने कहा 2000 देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 की घोषणा कर दी है। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, ये इससे सरकार पर बहुत बोझ पड़ता है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। विवेक श्रीवास्तव जी ने उदाहरण दिया कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में घोषणा की गई थी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि इस योजना के तहत 3000 रुपए तक दिए जाएंगे। हालांकि मैनिफेस्टो में नहीं था बीजेपी के, लेकिन आज वह जो राशि है 1250 रुपए के आधार पर दी जा रही है, बढ़ाई नहीं गई क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वैसी है। अब ये जो 2100 रुपए की राशि दी जा रही है, जो भी सरकार बनती है डायरेक्ट बेनिफिट तो दिया जाएगा। 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात कही, पहले भी कुछ राज्यों में घोषणा की गई थी जहां ये सफल नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में वो राज्य सरकारें कैसे सफर कर पाएंगी, कैसे व्यवस्थित सुचारू तंत्र चला पाएंगी जहां पहले से आर्थिक बोझ और फ्रीबीज की घोषणाएं। कि सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र घोषित करती हैं, पर जी भाजपा ने इसको अपने एक संकल्प पत्र के रूप में लिया है कि जी जो हमारा संकल्प है हम उसको पूर्ण जरूर करेंगे। जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब वोट की राजनीति होती है तो लोक लुभावन कुछ इस तरीके की घोषणाएं और संकल्प सभी पार्टियां लेती हैं, तो इसमें कोई पीछे नहीं हटता है। पर मैं भाजपा के संकल्प पत्र में ये कहना चाहूंगी कि इसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि उनको 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात हुई है, हाँ जहां पे ये कहा गया कि जो अभी तक 10 साल पहले भ्रष्टाचार मुक्त रहे वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ने पाए, भाई हाँ भतीजावाद, जी नेपोटिज्म जिसमें कहते हैं। हाँ फिर 5 लाख नौकरियां बाकी सृजित करने की बाबात हो रही है जी और स्टार्टअप्स और इन सबको प्रमोट करने की भी जी बात हो रही है। तो युवाओं पर फोकस है क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में इसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। तो अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो हम अपने पोटेंशियल्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि युवाओं के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई बातें कही हैं और वो जो है सराहनीय है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भी बात कही है। जी और जब बजट बनता है तो नेचुरल सी बात है, जब हम विकास कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत घाटा सहन करते हुए भी सभी सरकारों को काम करना पड़ता है। ठीक है जैसे भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है, हाँ तो कुछ ना कुछ घाटा सहन करते हुए, कुछ कर्ज उधार लेते हुए, कुछ मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम बस ये रोना रोके कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। हाँ हमें जन कल्याणकारी योजनाएं साथ ही साथ देश के विकास के लिए कार्य करना है। जैसे यातायात के लिए बुलेट ट्रेन और इस जो वंदे भारत एक्सप्रेसवेज जी हैं इन सबको चलाने की बात कहते हैं और नहीं, उसके क्या लिए ऐसी सपोर्ट राज्य करेगी सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डीबीएस का पालन कर रही हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो दे रही हैं और युवाओं के लिए आपने कहा रोजगार के अवसर सृजन करने के बाद, ऐसी राज्य सरकारों को क्या आर्थिक अवसर पर भी क्या उनको ऐसे कि आर्थिक लाभ प्राप्त हो, उनकी आय बढ़े, इस दिशा में भी विचार करना चाहिए? देखिए, जब युवाओं के ऊपर फोकस होगा, जी महिलाओं पर फोकस होगा, तो ये जो सिटीजन मतलब हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो पोटेंशियल है उनमें। हाँ और जब उन पर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हम कहते हैं, मानव भी एक पूंजी की तरह है और मानव पर जब खर्च करती है सरकार तो उनसे कुछ रिटर्न भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा दे रहे हैं। जी जब वो स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, जब वो शिक्षा पर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, जब स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास पर जी खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो इससे लोगों की क्षमता बढ़ती है। ह्यूमन जो पूंजी है, मानव पूंजी है, जी उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ले देखिए ये
जो हमारा भविष्य है, भविष्य में ये उत्पादन बढ़ेगा और उससे राष्ट्रीय आय और किसी भी प्रदेश की आय भी, जिसको हम चलिए, स्टेट ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो बढ़ेगी। वापस आता हूँ आपके पास में, और जिस तरह से आपने कहा कि इस संकल्प पत्र में जिन बातों को जिक्र किया गया, युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बात की गई। आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूँगा। घोषणा पत्र जारी कर दिए गए, संकल्प पत्र जारी कर दिए गए, वचन पत्र जारी कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या ये बातें आज जिस युग में हम बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हम किसी क्षेत्र में, ग्रामीण में व्यक्ति को, गांव में बैठे हुए व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि उसको प्रदेश की जीडीपी के बारे में पता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, सब कुछ उसके पास में होता है। ऐसी स्थिति में इन घोषणा पत्रों की, इन संकल्प पत्रों की बातों पर क्या आपको लगता है कि मतदाता भरोसा करेगा, या मतदाता पर ये चीजें प्रभाव डाल पाएंगी? राजनीतिक दलों ने एक माहौल बना दिया है पूरे देश में जी। फ्री की। ये फ्री की जो राजनीति शुरू हुई है, ये देश को किधर ले जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, किसी ने 7 वादे किए, किसी ने 5 वादे किए, किसी ने 20 वादे कर दिए। ठीक है, तो आखिर ये फ्री की चीजें आप कब तक देते रहेंगे? और सिर्फ फ्री की चीजें सिर्फ किस लिए? सत्ता प्राप्ति के लिए। हाँ। सिर्फ सत्ता कैसे हमको मिले, इसके लिए हम हर चीज फ्री देंगे। जबकि अगर आवश्यकता थी तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हाँ। अगर आप उसको फ्री करें तो समझ में आता है कि ठीक है, वो जरूरत है, आवश्यकता है व्यक्ति की, और उसके अलावा हर चीज के एक दाम फिक्स होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम बिजली फ्री दे सकते हैं तो फ्री क्यों दे रहे हैं? हाँ। आप उसको कीमत उसकी कम कर दीजिए, 2 रुपए कर दीजिए, 1 रुपए कर दीजिए, 3 रुपए कर दीजिए। लेकिन आपको चूंकि बढ़ के बात करनी है हर राजनीतिक दल को कि अगर उन्होंने कहा 2000 देंगे तो हम 2100 रुपए देंगे। ठीक, आखिर ये दबाव जो बन रहा है राजनीतिक दलों पर, और यही कारण है कि अब राजनीतिक दलों में जो देखिए चुनाव में धीमे धीमे मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। फ्री की बात होने लगी है कि हम क्या क्या फ्री दे सकते हैं। तो इस फ्री की चीजों से जब हमको अनाज भी फ्री मिलेगा, हमको स्वास्थ्य भी फ्री मिलेगा, पैसा घर बैठे मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, और खर्चे मिलते रहेंगे, फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप ये बताएं। हर आदमी तो घर में बैठ जाएगा ना, किसी को काम करने का सत्ता नहीं। तो अगर आप उसको रोजगार उपलब्ध कराएं, उसको स्वास्थ्य में फ्री करा सकते हैं, ठीक है, आप उसको इलाज फ्री कराइए। जिस तरह से इलाज महंगा हो गया है, अगर आप उसको 10 लाख 20 लाख का इलाज अस्पताल में मिले, प्लस शिक्षा को आप ध्यान दीजिए। शिक्षा 2 तरफा चल रही है, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल में देखिए शिक्षा किस स्तर की है, प्राइवेट में लूट मची हुई है। अगर आप सबका पैटर्न एक कर दीजिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, दोनों की फीस सेम होगी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि देश के लिए और सभी नागरिकों के लिए हितकर होगी। लेकिन जिस तरह से ये फ्री का खेल चलना शुरू हुआ है, और ये दिल्ली से शुरू हुआ, और लोगों को लग रहा था कि ये सफल नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा खेल सफल हुआ है कि कहीं ना कहीं जो इसका विरोध करते थे पहले राजनीतिक दल, आज वो भी उनसे आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनसे आगे वादे कर रहे हैं। तो ये फ्री का जो पूरे देश में माहौल बन रहा है, ये एक जनता के लिए तो हितकर है। अगर वर्तमान में देखें तो जनता को तो फायदा ही हो रहा है कि हमको हर चीज फ्री मिल रही है, अनाज भी फ्री मिल रहा है। तो लेकिन इस फ्री के चक्कर में देश कहाँ जा रहा है, और आखिर ये फ्री कब तक आप देंगे? कहीं ना कहीं इसका बोझ पड़ेगा तो जनता पे ही, आप अपनी जेब से तो दे नहीं रहे। और दूसरी चीज कि अगर आप हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर दे सकते हैं, तो फिर यूपी में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब आपकी यहाँ की मंशा ठीक नहीं है, वहां आप दे देंगे चुनाव। तो फिर ये माहौल आप हर पूरे देश में लागू कर दीजिए, पेट्रोल के दाम एक तक कर दीजिए वहां पे सबको। तो ये मुझे लगता है कि ये राजनीति करने का जो तरीका है, राजनीतिक दलों की सत्ता प्राप्ति का जो एक माहौल बन रहा है कि कैसे हम सत्ता प्राप्त करें, कैसे हम सरकार बनाएं, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ्री दे सकते हैं, ये उसी दिशा की ओर देश को लिया जा रहा है। सही कहा आपने कि ये फ्री देने की होड़ सी लगी हुई है। 1982 में दक्षिण से यह प्रथा शुरू हुई, और आज पूरे देश में कि जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलते हैं इस होड़ में। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल और जवाबों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। आपसे छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।